In the previous lecture, we have started to discuss a very important phenomenon in spectroscopy, and that is actually the Zeeman effect. You know, Zeeman effect is actually the effect of external magnetic field, particularly the strong external magnetic field on the atomic spectrum. When you say atomic spectrum, that means line spectra. You have seen that when a source of light which produces line spectra is subjected to an external magnetic field, then a particular line of the spectrum is splitted into two lines or three lines, four lines or six lines, and even more than six lines. And this splitting of a spectral line due to the magnetic field, you know, is known as Zeeman effect. आपने ये भी देखा था कि ये जो जीमैन इफेक्ट है ये एक्चुअली दो तरह का होता है, जिसको आप कहते हैं नॉर्मल जीमैन इफेक्ट एंड एनोमेलस जीमैन इफेक्ट. And in case of normal Zeeman effect, you have seen that if the splitted pattern, that is when the atom is subjected to the external magnetic field, and you observe the pattern longitudinally, then you find that the single spectral line is splitted into two discrete spectral lines. और वो जो दोनों स्पेक्ट्रल लाइन होता है वह एक्चुअली सर्कुलरली पोलराइज होता है, लेकिन अपोजिट सेंस में. लेकिन अगर उसी पैटर्न को आप ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन का मतलब है जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, तब आप देखते हैं कि जो एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन जो है उसका स्प्लिटिंग तीन लाइन में हो जाता है, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द नॉर्मल जीमैन ट्रिपलेट, या इसी को हम लोग नॉर्मल जीमैन इफेक्ट कहते हैं. अब ये जो नॉर्मल जीमैन इफेक्ट है इसका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा, हमने इसका जस्ट एक इंडिकेशन दिया था फर्स्ट लेक्चर में कि यू कैन एक्सप्लेन द नॉर्मल जीमैन इफेक्ट बोथ क्लासिकली एंड क्वांटम मैकेनिकली. नॉर्मल जीमैन इफेक्ट का व्याख्या क्लासिकल थियोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी पॉसिबल है, और क्वांटम थियोरी के आधार पर भी हम लोग नॉर्मल जीमैन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करते हैं. जब आप कहते हैं कि क्वांटम थियोरी के आधार पर नॉर्मल जीमैन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं, तो एक बात यहाँ ध्यान देना होगा कि हम श्रोडिंगर का जो वेव मैकेनिकल थियोरी है that can be used to explain the normal Zeeman effect. जब आप कहते हैं श्रोडिंगर का वेव मैकेनिकल थियोरी, तो आप जानते हैं कि श्रोडिंगर के वेव मैकेनिकल थियोरी में स्पिन का कोई आइडिया नहीं था. हम वहाँ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की बात नहीं करते हैं. इसका मतलब हुआ कि क्वांटम मैकेनिकल थियोरी जब हम अप्लाई करते हैं नॉर्मल जीमैन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बिना अंडर अकाउंट लिए हुए, बिना उसको सोचे हुए आप नॉर्मल जीमैन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली हम यहाँ क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉर्मल जीमैन इफेक्ट को अवॉइड कर रहे हैं. हम केवल डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन द नॉर्मल जीमैन इफेक्ट बाय क्वांटम थियोरी, दैट इज द थियोरी क्वांटम थियोरी विदाउट टेकिंग द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर अकाउंट. बात समझ में आई कि क्वांटम मैकेनिकल थियोरी जब हम स्पिन को अंडर अकाउंट नहीं लेंगे इलेक्ट्रॉन के स्पिन को, तब उसके आधार पर हम नॉर्मल जीमैन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम लोग अभी तक जो डिस्कशन करते थे वह केवल बात करते थे सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम की, लेकिन अब जो बात करेंगे वह पॉली इलेक्ट्रॉन एटम की बात करेंगे, जिसमें कि एंगुलर मोमेंटम को कंस्टिट्यूट करने में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि मोर देन वन इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन होता है. ठीक है, तो आपने सीखा है कि एक्चुअली हमारा जो पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स होता है वह सारा एटम
जस्ट बिहेव करता है एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसमें एंगुलर मोमेंटम होता है। और आप जानते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम है तो डेफिनेटली corresponding to that orbital angular momentum vector L, the atom will have the associated angular magnetic moment, जिसको आप डिनोट करते हैं म्यू एल सिंबल से। बात समझ में आई? एटम में क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल और उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल। And how these mu L and L are related, you have already studied in the previous lecture. mu L और L के बीच का संबंध तो आप जानते हैं ना, आप पढ़े हैं कि mu L that is the orbital magnetic moment is equal to minus E over 2m into L. आपको याद आ रहा है? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। आप बता सकते हैं कि यहाँ माइनस साइन क्यों हुआ? आपको मालूम है कि दिस माइनस साइन इज ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई माइनस है, यहाँ जो ई आप देख रहे हैं कि वह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है एंड दैट इज नेगेटिव, सो दिस माइनस साइन इज हियर। और एम जो स्मॉल एम देख रहे हैं, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब म्यू एल माइनस ई ओवर 2m इंटू एल है। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि म्यू एल वेक्टर और एल वेक्टर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप मानते हैं कि दिस एल वेक्टर इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन डेफिनेटली द म्यू एल वेक्टर विल बी जस्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो माइनस साइन केवल उसी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है। अब अगर आप म्यू एल बाय एल का मॉडुलस डिफाइन करते हैं, देखिए ऊपर वाले इक्वेशन को मॉड लेंगे, माइनस साइन छोड़ देंगे, that will be equal to E over 2m, and the ratio of magnitude of the orbital angular momentum mu L and the orbital angular momentum L, इस रेशियो को जो कि E by 2m के बराबर है, इसको क्या बोलते हैं आप? याद है? आपने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था वेक्टर एटम मॉडल में कि दिस इज नोन एज गैरो मैग्नेटिक रेशियो। तो म्यू एल और एल के मैग्नीट्यूड का रेशियो जो E by 2m के बराबर है, दैट इज कॉल्ड गैरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है। ये सब तो पुरानी बातें हो गई। अब देखिए, अब इस एटम को, जो एटम जस्ट जब हम एटम बोलेंगे तो आपको समझना है कि वह एक मैग्नेटिक डायपोल है, उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है म्यू एल के बराबर। तो सोचो कि इस एटम को हमने प्लेस कर दिया एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में। आप जानते हैं कि जब एटॉमिक डायपोल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड होता है तो देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द एटम दैट इज द डायपोल एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा। ठीक है। और उस इंटरेक्शन का इफेक्ट क्या होता है? याद करो, उस इंटरेक्शन का इफेक्ट होता है लैमर प्रिसेशन। हमारा जो एटम है उसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल वह प्रिसेस करता है अराउंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने माना है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जो एल वेक्टर है दैट प्रिसेस अलोंग द जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस या मैग्नेटिक फील्ड और एल वेक्टर के बीच का जो एंगल है वह एंगल हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर तुम उस एंगल को मान लेते हो कि वह थीटा है तो वह हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो जैसे कि अगर हम इस बात को दिखाना चाहें यहाँ पर कि यह प्रिसेशन कैसे होता है, तो आप इसको इस रूप में दिखा सकते हैं। देखिए, इस प्रिसेशनल मोशन को हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं। This is the direction of your applied magnetic field vector B and this B is directed in Z direction। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो L वेक्टर है that L vector precesses around this magnetic field B and यह डायरेक्शन हो जाएगा म्यू एल वेक्टर का। नहीं, दिस इज म्यू एल बिकॉज म्यू एल इज जस्ट
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एल। इस तरह का प्रिसेशनल मोशन होता है। तो ये जो एल वेक्टर आप देख रहे हैं, दिस एल वेक्टर प्रिसेस अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी विच यू हैव अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। और इस प्रिसेशन के दरमियान ये जो एंगल है एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, जिसको आप थीटा मानते हैं, दैट थीटा रिमेन्स कांस्टेंट। बात समझ में आई? और इस प्रिसेशन को कौन प्रिसेशन कहते हैं? दिस इज कॉल्ड लैमर प्रिसेशन। और इस प्रिसेशन का जो एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी या सिंपली आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई? अब देखिए, तो क्या कहा हमने कि अगर आप एटम को प्लेस करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और जब आप एटम बोलते हैं उसका मतलब है कि वो एक टाइनी मैग्नेट है, तो उस मैग्नेट का इंटरेक्शन होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वह टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, और उस टॉर्क के कारण यह जो एल वेक्टर है उसका प्रिसेशन होता है अबाउट द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और उस प्रिसेशन को आप कहते हैं लैमर प्रिसेशन। ये सारी बात आप पिछले क्लासेज में पढ़े हैं। अब जिस फ्रीक्वेंसी से यह प्रिसेशन होगा या जिस एंगुलर वेलोसिटी से यह प्रिसेशन होगा वह कितना के बराबर होता है, ये ऑलरेडी आपने पिछले क्लासेज में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं लैमर थ्योरम जब पढ़े थे आप पहले, कि अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी बोथ आर सेम, तो लैमर प्रिसेशन के केस में हम ऑलरेडी पढ़े हुए थे कि जो ओमेगा मॉड ऑफ म्यू एल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एल इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर होता है। लेकिन अभी आपने देखा है कि म्यू एल डिवाइडेड बाय एल का जो मॉड है दैट इज कॉल्ड गैरो मैग्नेटिक रेशियो, और वह होता है E/2m। तो आप ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? E/2m इंटू बी। बात समझ में आई? अब देखिए, अब इस इंटरेक्ट जब मैग्नेटिक फील्ड से डायपोल का इंटरेक्शन होगा, तो ऐसी स्थिति में एक्चुअली इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है। आप जानते हैं कि जो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें डायपोल को, तो ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ डायपोल विद द मैग्नेटिक फील्ड ए पोटेंशियल एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी इज डेवलप्ड इन द डायपोल। लेकिन हमारे डायपोल में तो पहले से भी एनर्जी था नहीं, तो इंटरेक्शन के कारण जो भी एनर्जी डेवलप होगा, जिसको आप इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वह एक्चुअली है क्या? दैट इज सिंपली द चेंज इन एनर्जी। वो एनर्जी का चेंज है। इसलिए आप देखिए, हमने इंटरेक्शन एनर्जी को ई नहीं लिखा बल्कि लिखा डेल्टा ई। डेल्टा यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज एक्चुअली द चेंज इन एनर्जी ऑफ द एटॉमिक डायपोल। और याद करो, आप जस्ट +2 लेवल में पढ़ते हैं कि दिस इंटरेक्शन एनर्जी इज इक्वल टू -μL.b। याद है कि जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है डायपोल में ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ द डायपोल विद द मैग्नेटिक फील्ड, वह कितना के बराबर होता है? -μL.b। ठीक है, अब ध्यान से देखो, स्केलर प्रोडक्ट के डेफिनेशन से μL.b को क्या लिखेंगे? दिस विल बी μL इंटू बी इंटू कॉस पाई माइनस थीटा। वाई पाई माइनस थीटा? यू कैन सी हियर। आप देखिए कि आपने सपोज किया है कि एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच थीटा एंगल है। तो अगर हम पूछें कि अच्छा बताओ कि बी और म्यू एल के बीच क्या एंगल होगा, आप फिगर को देखिए, दिस विल बी सिंपली पाई माइनस थीटा। इसलिए एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड म्यू एल वेक्टर इज व्हाट? दिस इज पाई माइनस थीटा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इसलिए कॉस पाई माइनस थीटा। लेकिन आप जानते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा होता है, एंड सो दैट this minus will be cancelled and your result is delta E equal to mu L into B into cos theta। ठीक है, mu L into B into cos theta।
अब देखो, अब ये जो म्यू एल इंटू बी इंटू कॉस थीटा है, अब इस म्यू एल को हम लोग म्यू एल इंटू बी को क्या लिख सकते हैं, वह आप इस इक्वेशन से देखिए, इक्वेशन नंबर 3 से इस बात को देखना है। अब देखो, डिनोमिनेटर में है मॉड ऑफ म्यू एल इंटू बी, और वह बराबर हो जाएगा इस इक्वेशन के आधार पर अगर देखें तो म्यू एल इंटू बी, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। तो म्यू एल इंटू बी को रिप्लेस कर दिया ओमेगा एल से, देख रहे हैं। सो दिस विल बी डेल्टा ई इक्वल टू ओमेगा एल कॉस थीटा। लेकिन व्हाट इज दिस एल कॉस थीटा? आप ध्यान से देखिए कि एल वेक्टर जेड डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाता है। इसीलिए अगर हम कहें कि अच्छा बताओ कि एल का जेड कंपोनेंट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, तो दैट विल बी सिंपली एल कॉस थीटा। तो एल कॉस थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं एल जेड। इसलिए आप देखिए कि हमने एल कॉस थीटा को रिप्लेस कर दिया एल जेड से। सो इंटरेक्शन एनर्जी डेल्टा ई इज सिंपली इक्वल टू ओमेगा इंटू एल जेड, ठीक है, ओमेगा इंटू एल जेड। अब ये ओमेगा इंटू एल जेड है, और हम एल जेड को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, इस बात पर अब सोचना है। देखो, ओमेगा तो लैमर थ्योरम से डायरेक्ट इस इक्वेशन 3 में डिफाइंड है कि दिस इज ई डिवाइडेड बाय 2m इंटू बी। तो ओमेगा के जगह पर आपने लिख दिया ई बाय 2m इंटू बी। एंड व्हाट इज दिस एल जेड? आप जानते हैं कि अगर हम लोग किसी भी एटम को प्लेस कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत, तो वैसी स्थिति में ये जो लैमर प्रिसेशन होता है, तो एल वेक्टर का जो जेड कंपोनेंट है वह स्पेस क्वांटाइज्ड होता है। ये सब आप स्पेस क्वांटाइजेशन पहले पढ़े हैं। तो जो जेड कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल जेड का, दैट इज स्पेस क्वांटाइज्ड। एंड व्हेन यू से दैट इट इज स्पेस क्वांटाइज्ड, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स स्पेस में एल जेड का कुछ पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू होगा। और आप क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ें इस बात को कि एल जेड बराबर होता है एम एल इंटू एच बार, याद है। लेकिन जब आप 1 इलेक्ट्रॉन एटम की बात करते थे तो आप स्मॉल एम एल लिखते थे कि दिस इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम्स की, जिसमें कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का निर्धारण सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन करेगा। तो इनफैक्ट ऐसी स्थिति में हम लोग जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल की बात करेंगे तो उसको कैपिटल एल सिंबल से ही डिनोट करेंगे। और एक्चुअली ये जो एल होगा वह सारे एल स्मॉल एल का, दैट इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का सम होता है ना, ये अलजेब्रिक सम होता है। और उसी तरह से एम एल के करस्पॉन्डिंग तब हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एम एल पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम के केस में, या ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। बात समझ में आ रही है? तो एल जेड इज इक्वल टू एम एल इंटू एच बार। आप जानते हैं कि इस एम एल का जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन द वैल्यू ऑफ द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल। और एल के किसी दिए गए वैल्यू के लिए एम एल का कितना वैल्यू होता है याद करो, तो 2l + 1, याद है कि नहीं। और ये जो एम एल का 12 + 1 वैल्यूज होता है, यह होता है कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम -l टू +l एट ए स्टेप ऑफ 1, एट ए स्टेप ऑफ 1। जैसे अगर तुम मान लेते हो कि l बराबर 2 है तो पूछेंगे अच्छा बताओ ml बराबर क्या होगा, तो -2, फिर -2 में 1 ऐड करो तो होगा -1, फिर उसमें 1 ऐड करो तो होगा 0, फिर उसमें 1 ऐड करो तो 1, फिर 1 ऐड करो तो 2, तो -l दैट इज -2 और +l दैट इज +2। तो टोटल कितना वैल्यू हो गया 5। तो अगर l 2 है तो टोटल वैल्यू 5 हुआ, 2l + 1 से निकालो, 2 × 2 + 1 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, ml हैज टोटल
12 plus 1 values and those values are from -L to +L at a step of 1. एक्चुअली इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? जब आप कहते हैं कि ml का 12 plus 1 वैल्यू होगा, इसका मतलब ये हुआ कि LZ 12 plus 1 डायरेक्शंस में ओरिएंटेड है, और ये जो डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेशन की आप बात करते हैं वो एक्चुअली डिफरेंट एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है. तो इसको सिंपल मैनर में ऐसा कहा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड में एटम को जब हम प्लेस करते हैं तो प्रत्येक एनर्जी लेवल जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के पहले जो एनर्जी लेवल था, जिसको आप एल लेवल कहते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल को हम एल के वैल्यू से डिनोट करते हैं. आपने सीखा स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन में. तो एक जो गिवन एल लेवल होगा, एनर्जी लेवल होगा इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वह मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन के बाद एक सिंगल एनर्जी लेवल स्प्लिटेड हो जाएगा 2L plus 1 लेवल्स में. एक एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग हो जाएगा कितने लेवल्स में? 2L plus 1. और उस सारे स्प्लिटेड एनर्जी लेवल को हम लोग कहते क्या हैं? तो उसको कहा जाता है जीमन लेवल्स. तो ध्यान से देखिए कि एक एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से 2L plus 1 लेवल्स में, जिसको आप जीमन लेवल्स कहते हैं. ठीक है, बात समझ में आ गई होगी. अब आपके एक्सप्रेशन में यहाँ था LZ, और अभी आपने देखा कि LZ बराबर होता है ml इंटू एच बार. तो ये जो इंटरेक्शन एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अब आप कह सकते हैं कि दिस डेल्टा E इज इक्वल टू E/2m इंटू बी इंटू ml/h बार. ठीक है, ये इंटरेक्शन एनर्जी आ गया. लेकिन याद कीजिए कि हमने पिछले क्लास में कहा था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक ट्रेडिशन है कि हम एनर्जी को एक्चुअली वेव नंबर के यूनिट में मापते हैं, एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर यूनिट. और जब आप इसको वेव नंबर में मापते हैं दैट इज कॉल्ड टर्म वैल्यू. टर्म वैल्यू वास्तव में जो टर्म है एनर्जी लेवल को ही टर्म कहते हैं, और जब टर्म वैल्यू कहते हो तो उस एनर्जी लेवल के एनर्जी को व्यक्त करते हो, एक्सप्रेस करते हो वेव नंबर के यूनिट में. याद है, पिछले क्लास में आपने पढ़ा है. तो यहाँ पर चूंकि इंटरेक्शन एनर्जी वास्तव में चेंज इन एनर्जी है, तो हम टर्म वैल्यू को भी टी नहीं लिख करके क्या लिख रहे हैं? डेल्टा टी. और डेफिनेशन याद कीजिए कि अगर आप टर्म वैल्यू डिफाइन करते हैं या वेव नंबर के टर्म में आप एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं तो करते क्या हैं? तो एनर्जी को hc से डिवाइड कर देते हैं, तब इसका यूनिट हो जाएगा 1/λ का, दैट इज वेव नंबर का. याद है कि नहीं? h है प्लैंक्स कांस्टेंट और c है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस. साथ ही साथ कन्वेंशनली हमने कहा था कि इसमें माइनस साइन लगा के लिखते हैं. क्यों? क्योंकि एनर्जी जनरली इंटरेक्शन एनर्जी नेगेटिव होगा, लेकिन टर्म वैल्यू का वैल्यू पॉजिटिव आवे उसके लिए ट्रेडिशनली इसमें माइनस साइन लगाते हैं. सो द इंटरेक्शन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर you can write it delta T equal to -E/hc. ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/hc. h को आप 2πh बार लिखते हैं, सो दिस इज 1/2πh बार. और डेल्टा E अभी आपने तुरंत डिराइव किया है कि दिस इंटरेक्शन एनर्जी इज EH बार ओवर 2m इंटू बी इंटू ml. उसका वैल्यू पुट कर दिया. अब आपका ये h बार कैंसिल हो जाएगा और देखिए कि इंटरेक्शन एनर्जी डेल्टा T क्या मिलेगा? -EBml डिवाइडेड बाय 4πmc. अब इसमें आप एक बात देख सकते हैं कि इस ml के अलावा जो क्वांटिटीज है EB4πm, इसमें B केवल डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि आप कितने स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं. तो एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ B के लिए EB डिवाइडेड बाय 4πmc एक कांस्टेंट हो जाएगा. बट फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ B, ये जो हमारा L प्राइम हमने जो लिखा L प्राइम इक्वल टू EB डिवाइडेड बाय 4πmc, इसका वैल्यू B पर निर्भर करेगा. बट फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ B वी डिनोट दिस EB बाय 4πmc बाय द सिंबल L प्राइम, एंड दिस इज कॉल्ड लॉरेंज यूनिट.
इसका मतलब अब आप इंटरेक्शन एनर्जी को एक पर्टिकुलर यूनिट में मेजर कर रहे हैं जिसको कहते हैं लॉरेंज यूनिट. So in terms of Lorentz unit L prime, you can write this delta T is equal to minus ml into L prime. ठीक है. आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह जो इंटरेक्शन एनर्जी है ये वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ का प्रोपोर्शनल है. नहीं, जितना ही आप स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे इंटरेक्शन एनर्जी का वैल्यू उतना ही लार्जर होगा. ओके. तो इस तरह से आपने देखा कि कोई सिंगल एनर्जी लेवल है और उस एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग हो जाता है डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जिसका नंबर होता है 2l+1. इसको हम लोग जीमैन स्प्लिटिंग भी कहते हैं और या जो एनर्जी लेवल्स मिला उसको जीमैन लेवल्स कहते हैं. ठीक है. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन एन एनर्जी लेवल, या आप कह सकते हैं उसको एल लेवल. ठीक है. अब इनफैक्ट इसी टेक्निक को फॉलो करके एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर के हम लोग नॉर्मल जीमैन ट्रिपलेट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. आप एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लीजिए और देखिए कि उसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे आपका जो एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है in absence of external magnetic field that will be splitted into 3 spectral lines after the application of magnetic field. कैसे यह होता है इस बात को अब हम लोग क्वांटिटेटिव रूप में एक एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. जैसे आप सपोज कीजिए कि आप एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन कंसिडर करते हैं और यह स्पेक्ट्रल लाइन मिलता कैसे है. कोई भी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइन मिलता है वह कैसे, एटॉमिक ट्रांजिशन से. हमारा जो एटम है वह हायर एनर्जी लेवल से आता है लोअर एनर्जी लेवल पर और उस समय दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी इमिटेड होता है एज ए फोटोन एंड दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइन. तो मान लीजिए कि 2 एनर्जी लेवल की बात करते हैं. एक एनर्जी लेवल है हमारा 1d2. आप सीख चुके हैं कि एनर्जी लेवल को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल में इस तरह से डिनोट करते हैं. ठीक है. तो एक एनर्जी लेवल हमारा क्या है 1d2. आप जानते हैं कि यहाँ जो 1 है ये मल्टीप्लिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 2 सबस्क्रिप्ट है वह एक्चुअली जे के वैल्यू को डिनोट करता है. याद है ना. और दूसरा एनर्जी लेवल जो लोअर एनर्जी लेवल है वह मान लो है 1p1. अगर 1d2 एनर्जी लेवल से 1p1 लेवल पर एटॉमिक ट्रांजिशन होगा तो उससे एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा जब उस समय जबकि आपको मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया. B इज 0 व्हेन देयर इज नो फील्ड. अब अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तब क्या घटना होगी, कितना स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, एक्चुअली उसी बात को हम लोग अब सीखने जा रहे हैं. ध्यान से देखो. यहाँ 2 टर्म है. जो लोअर एनर्जी लेवल टर्म है आप उसको कहते हैं 1p1. ये जो टर्म है वह एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जब 1p1 कहते हो तो p के लिए मालूम है कि l का वैल्यू 1 होता है. ठीक है. और l अगर 1 है तो बोलो ml का कितना वैल्यू होगा. ml का वैल्यू होगा 2l+1. You know, and L is 1, so this will be 2 into 1 plus 1, that is 3. इसका क्या मतलब हुआ कि यह जो 1p1 एनर्जी लेवल है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इस लेवल का स्प्लिटिंग 3 एनर्जी लेवल्स में हो जाएगा. एक एनर्जी लेवल स्प्लिटेड हो जाएगा कितने एनर्जी लेवल में, 3 लेवल में. और उस तीनों लेवल के लिए जो ml का वैल्यू होगा वह क्या होगा आप जानते हैं. ml का वैल्यू होगा अगर L 1 है तो -1, 0 और 1. अब ये ml का तीनों वैल्यू एक्चुअली 3 जीमैन लेवल्स को बताता है, 3 स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स को बताता है. जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ दिखाया है दिस इज एक्चुअली द एनर्जी लेवल इन एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. आपने कोई फील्ड नहीं लगाया उस समय यह एक सिंगल एनर्जी लेवल है.
लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड तुमने अप्लाई कर दिया तो देखो इसका स्प्लिटिंग 3 लेवल्स में हो गया। अब यहाँ जो 3 हॉरिजेंटल लाइन दिखाया हुआ है, इस 3 लेवल में इसका स्प्लिटिंग हो गया। इस तीनों लाइन को अब हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर जीमेन लेवल्स, ये जीमेन लेवल है। और ये 3 लेवल एक्चुअली एम के 3 वैल्यूज के लिए, ये जो वैल्यू देखते हैं -1, 0 एंड +1, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एम। तो यह एनर्जी लेवल 1p1 स्प्लिटेड हो गया कितने लेवल्स में, 3 लेवल्स में। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, अब दूसरा टर्म है या दूसरा एनर्जी लेवल है आपका 1d2। डी लिखने का मतलब ये है कि एल का वैल्यू 2 है, तो बोलो एल का वैल्यू अगर 2 है तो इसके लिए एम का 5 वैल्यूज होगा। और क्या क्या वैल्यू होगा वह, दैट विल बी -2, -1, 0, 1 एंड 2। इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में यह सिंगल एनर्जी लेवल 1d2 स्प्लिट हो जाएगा 5 एनर्जी लेवल्स में, एंड दोज आर कॉल्ड जीमेन लेवल्स। तो 2l + 1, this is equal to 5, and so this 5 is actually the number of Zeeman levels in the presence of magnetic field। फिर आप इस डायग्राम में इस बात को देख सकते हैं कि हमारा एक सिंगल एनर्जी लेवल 1d2 यहाँ लिखा है, फिगर में देखो ध्यान से 1d2, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया है जिसको हम अभी फिर रिपीट कर रहे हैं, आप देखिए कि यह रिप्रेजेंट करता है एक एनर्जी लेवल को जब आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है। लेकिन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी आपने देखा कि ऐसी स्थिति में इस एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग 5 एनर्जी लेवल्स में होगा, एंड दोज आर कॉल्ड जीमेन लेवल्स। सो दिस एनर्जी लेवल 1d2 will be splitted into 5 energy levels और 5 Zeeman levels। और ये 5 Zeeman levels आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 5 हॉरिजेंटल लाइन हमने दिखाया है जिसके लिए ml का वैल्यू है -2, फिर दूसरा एनर्जी लेवल है जिसके लिए ml का वैल्यू है -1, फिर आपका तीसरा एनर्जी लेवल है जिसके लिए ml है 0, फिर फोर्थ एनर्जी लेवल है जिसके लिए ml का वैल्यू है 1, एंड लास्टली ये 5th एनर्जी लेवल है जिसके लिए ml का वैल्यू है 2। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से, उसके इफेक्ट से क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स होता है। ठीक है। अब अगर फील्ड आपने अप्लाई नहीं किया, देयर विल बी ओनली वन ट्रांजिशन, एक ही स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, और वह कौन लाइन है, 1d2 लेवल से हमारा एटम ट्रांजिट करता है और आता है 1p1 स्टेट में, 1p1 में। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको यह एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा है जब आपने कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया है। लेकिन अब जब हम फील्ड अप्लाई कर दिए तो 1p1 स्प्लिट होकर के 3 एनर्जी लेवल मिल गया, और 1d2 एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग 5 जीमेन लेवल्स में हो गया, जो आप फिगर में देख रहे हैं। अब एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम लोग इस एटॉमिक ट्रांजिशन को पढ़ते हैं तो कोई भी जो एटॉमिक ट्रांजिशन है वह गवर्न होता है पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल से। जब तुम सिलेक्शन रूल कहते हो, इसका मतलब वैसा रूल जो ये बताता है कि कौन ट्रांजिशन अलाउड है और कौन ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। एक्चुअली इस केस में जो ट्रांजिशन रूल होता है जिसके द्वारा यह ट्रांजिशन गवर्न होता है, वह ट्रांजिशन रूल क्या है आप जरा देखिए, हमने उसको यहाँ पर मेंशन किया है। द सिलेक्शन रूल इज व्हाट, दिस इज ΔML इक्वल टू 0 एंड ±1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 एनर्जी लेवल के बीच ट्रांजिशन हो रहा है, मान लो कि एक एनर्जी लेवल तुम्हारा यह है, दूसरा यह है, और देयर इज ए ट्रांजिशन फ्रॉम दिस फर्स्ट एनर्जी लेवल टू दिस सेकेंड एनर्जी लेवल, देन दिस ट्रांजिशन विल बी अलाउड ओनली व्हेन, कब यह अलाउड होगा कि अगर इस पहले और दूसरे लेवल के ml का चेंज निकालो। इसके लिए मान लो कि ml का वैल्यू है ml1 और इसके लिए ml का वैल्यू है ml2। सपोज करो अगर तुम ml1 माइनस ml2 निकालते हो, ठीक है, और यह वैल्यू 0 आ जाता है, इसका मतलब हुआ अलाउड है यह।
यह वैल्यू +1 आ जाता है तो ये ट्रांजिशन भी अलाउड है। अगर यह वैल्यू -1 आता है तब भी अलाउड है। लेकिन अगर ml1 माइनस ml2 इस 3 वैल्यू के अलावा कोई आता है तो वह ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। अब इस पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल को ध्यान रखते हुए अब आप देखेंगे कि कितना ट्रांजिशन पॉसिबल है, कौन कौन ट्रांजिशन पॉसिबल है, उसको जरा आप इस फिगर में ध्यान से देखिए। ध्यान से देखो, हमने यहाँ दिखाया है कि ये जो एनर्जी लेवल है 1d2 के स्प्लिटिंग के बाद मिला है, जिसके लिए ml का वैल्यू है -2। अगर इस -2 लेवल से हम कहें कि एटॉमिक ट्रांजिशन हो रहा है किस लेवल पर, तो ml इक्वल टू -1 पर। ml इक्वल टू -2 से ट्रांजिशन हुआ ml इक्वल टू -2 पर। तो देखो कि ये सिलेक्शन रूल के हिसाब से हो रहा है कि नहीं। यहाँ ml2 जो हमने कहा था ml2 वह है -1 और ml1 जिसको कहा था वह है -2। तो क्या निकालेंगे, चेंज निकालेंगे डेल्टा ml का। तो व्हाट विल बी दिस डेल्टा ml फॉर दिस ट्रांजिशन। आप देखेंगे कि दिस विल बी -1 -2 होगा कि नहीं, और ये हो जाएगा 2 - 1 दैट इज 1। और ये तो अलाउड है। डेल्टा ml अगर +1 है, तभी आपने सिलेक्शन रूल में पढ़ा कि ये ट्रांजिशन अलाउड है। सो ये जो पहला ट्रांजिशन दिखाया है ml बराबर -2 से ml इक्वल टू -1 पर, दैट इज अलाउड। ठीक उसी तरह से देखिए, अगर आप बात करते हैं कि देयर इज ए ट्रांजिशन फ्रॉम ml इक्वल टू -1, ये जो लेवल है इसके लिए ml कितना है -1, और अगर इससे ट्रांजिशन आप कंसिडर करते हैं ml इक्वल टू 0, यहाँ पर देखो दूसरे लेवल में, तो ऐसी स्थिति में डेल्टा ml निकालोगे तो ml2 हो गया 0 और ml1 हो गया कितना -1। तो 0 - -1 दैट विल बी +1। तो ये भी अलाउड है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहें कि देयर इज ए ट्रांजिशन फ्रॉम ml इक्वल टू 0, यहाँ ऊपर में देखो ml इक्वल टू 0, वहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है ml इक्वल टू +1 पर, यहाँ देखो नीचे में, तब क्या होगा डेल्टा ml। तो ml2 हो गया इस बार +1 और ml1 हो गया 0, तो 1 - 0 1। इसका मतलब ये जो शुरू वाला यह 3 ट्रांजिशन दिखाया, इस तीनों ट्रांजिशन के लिए डेल्टा ml का वैल्यू 1 के बराबर है। तो ये सब तो अलाउड ट्रांजिशन है ना, तो सो दिस ट्रांजिशंस आर अलाउड। अब देखो, अब दूसरे ट्रांजिशन की बात करते हैं। फिगर को देखिए, ml इक्वल टू -1 वाला जो एनर्जी लेवल है, हम अब सपोज करते हैं कि यहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है किस लेवल पर, तो ml इक्वल टू -1 पर ही, यहाँ पर देखो, तो ml इक्वल टू -1, ठीक है, इसका मतलब ml2 -1 हुआ, और हो कहाँ से रहा है, वह भी हो रहा है -1 से ही। तो -1 -1 that will be equal to -1 +1 that is equal to 0। तो ये भी तो अलाउड है। तो यहाँ जो 3 लाइन्स, स्पेक्ट्रल लाइन दिखाया हुआ, आप जरा इस बीच वाले को देखिए, इस तीनों के लिए डेल्टा ml का वैल्यू तुम चेक कर सकते हो, वो 0 ही आएगा। ठीक है। फिर लास्ट का जो 3 स्पेक्ट्रल लाइन का यहाँ पर आप सीरीज देख रहे हैं, इस पर जरा गौर करिए। इसमें हमने फर्स्ट ट्रांजिशन दिखाया है ml इक्वल टू 0 से किस पर, ml इक्वल टू -1 पर। ml इक्वल टू 0 से, ध्यान से देखो, ट्रांजिशन दिखाया है किसके ऊपर, ml इक्वल टू -1 पर। तो व्हाट विल बी डेल्टा ml, ये हो जाएगा -1 - 0 दैट इज -1। तो लास्ट वाला ये जो 3 स्पेक्ट्रल लाइन देख रहे हैं, इस तीनों में आप देखेंगे, आप चेक कर सकते हैं कि डेल्टा ml का वैल्यू -1 है। इसका मतलब ये भी अलाउड है, डेल्टा ml इक्वल टू 0 भी अलाउड है, ये हम जानते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो वास्तव में देयर आर 9 ट्रांजिशंस। 3 लाइन को देखो, 3 लाइन्स एंड 3 लाइन्स, सो देयर विल बी 9 ट्रांजिशंस। लेकिन क्या हमारे ऑब्जर्वेशन में ये 9 स्पेक्ट्रल लाइन आएगा? डेफिनेटली नॉट। इनफैक्ट
वैसा स्पेक्ट्रल लाइन जो पहला 3 है उसको देखो, उस सारे के लिए डेल्टा एम एल का वैल्यू सेम है और वह है 1। तो जिस किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए डेल्टा एम एल का वैल्यू सेम ही होगा, वह सब अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन नहीं है, वह एक ही स्पेक्ट्रल लाइन है। इसलिए डेल्टा एम एल इक्वल टू 1 से जो ट्रांजिशन हो रहा है, इसके लिए जो ट्रांजिशन हुआ उसको हम एक ही स्पेक्ट्रल लाइन कहेंगे। तो और फिर डेल्टा एम एल इक्वल टू 0, इस तीनों के लिए डेल्टा एम एल इक्वल टू 0 है, तो फिर यह सिर्फ एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। फिर लास्ट के 3 के लिए डेल्टा एम एल इक्वल टू -1, तो फिर यह तीनों सिर्फ एक ही स्पेक्ट्रल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब हमारे ऑब्जर्वेशन में मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन के बाद अगर आप ट्रांजिशन कंसिडर करते हैं 1d2 to 1p1, तो 3 स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्जर्व होगा। एंड these 3 लाइन्स आर नथिंग, दीज आर सिंपली द नॉर्मल जीमैन ट्रिपलेट। अब यहाँ गौर करिए, डेल्टा एम एल इक्वल टू अगर 1 है या डेल्टा एम एल इक्वल टू -1 है, तो ये दोनों एक्चुअली सिग्मा कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो हमने यहाँ दिखा दिया फिगर में, दिस इज सिग्मा कंपोनेंट एंड दिस इज सिग्मा कंपोनेंट। और डेल्टा एम एल इक्वल टू 0, दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअली द पाई कंपोनेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पाई कंपोनेंट को। ध्यान से देखो, ये सारी बात जो हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया उस फिगर को यहाँ नोट कर दिया। आप देख सकते हैं कि टोटल जो ट्रांजिशन है वह एक्चुअली 9 है। हमारा जो ट्रांजिशन लॉ है, सिलेक्शन रूल है, वह 9 ट्रांजिशन अलाउ करता है, ठीक है। लेकिन सिंस द जीमन स्प्लिटिंग इज सेम फॉर बोथ टर्म्स, ऑल ट्रांजिशंस corresponding to same delta ml coincide in wave number। जितना भी ट्रांजिशन हो रहा है जिसके लिए डेल्टा एम एल का वैल्यू सेम होता है, वह सभी कोइंसाइड करता है वेव नंबर में। सबका वेव नंबर कहने का मतलब सेम होता है। जब वेव नंबर सेम है तो वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ सेम है तो इसका मतलब वह अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन नहीं है बल्कि सेम स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है। और यही कारण है कि आप कहते हैं कि यहाँ 9 स्पेक्ट्रल लाइन नहीं मिला बल्कि ओनली 3 स्पेक्ट्रल लाइन मिला। बात समझ में आ रही है ना? आप जो फिगर में देखते हैं यहाँ पर, मान लो कि डेल्टा एम एल इक्वल टू 1, इस पहले तीनों लाइन के लिए आप क्या देखते हैं कि डेल्टा एम एल का वैल्यू 1 ही है। इस तीनों लाइन का वेव नंबर समान होगा, तीनों का वेवलेंथ समान होगा। तो ये तीनों का जब वेव नंबर या वेवलेंथ समान है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन है नहीं है बल्कि ये सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है। सो एक्चुअली देयर आर ओनली 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन आवर ट्रांसवर्स ऑब्जर्वेशन, एंड दीज 3 स्पेक्ट्रल लाइन्स आर कॉल्ड नॉर्मल जीमैन ट्रिपलेट, ठीक है। और जैसा हमने कहा था कि डेल्टा एम एल 0 है, वह कॉरस्पॉन्ड करता है पाई कंपोनेंट को, और डेल्टा एम एल जो +-1 है, ये दोनों कॉरस्पॉन्ड करता है सिग्मा कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस ट्रांजिशन को कंसिडर किया कि अगर 1d2 एनर्जी लेवल से 1p1 एनर्जी लेवल पर ट्रांजिशन होगा तो ऐसी स्थिति में हमको नॉर्मल जीमैन ट्रिपलेट मिलेगा इन बाय द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नॉर्मल जीमैन इफेक्ट का यह क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन है, ये बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जब लाइव होगा या तो आप प्रीमियर करेंगे तो उस समय आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।